हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स चल रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से रिलेटेड, तो आज जो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो चैप्टर है उसकी जो आखिरी टॉपिक है हमारे पास, डायमेंशन एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है और इसके एप्लीकेशन क्या है, फिर एट द एंड इसके लिमिटेशन क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं डायमेंशन एनालिसिस की तरफ। तो इसके डायमेंशन एनालिसिस होती क्या है? डायमेंशन एनालिसिस आपकी स्टडी करते हो किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को या फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन जब आप स्टडी करते हो तो वो आपको डायमेंशन एनालिसिस होती है। मतलब वो किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को आप डायमेंशंस की टर्म में देखते हैं आप उसे। ठीक है, तो देख के आप जो स्टडी कर रहे होते हैं या आपके उसके लिए कोई एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे होते हैं या उसकी यूनिट्स कन्वर्ट करते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके तरह तरह से आप चेक करते हो। ठीक हो, वो चेकिंग जो आपकी स्टडी जो होगी वो आपकी क्या होगी? डायमेंशन एनालिसिस होगी। तो हम चलते हैं या इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। डायमेंशन एनालिसिस द स्टडी ऑफ क्या है? द स्टडी ऑफ फिज़िकल फिनोमेना, फिज़िकल फिनोमेना फिज़िकल फिनोमेना, द स्टडी ऑफ फिज़िकल फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। इसको बोलते हैं आपके पास डायमेंशन एनालिसिस, उसको डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम डायमेंशन एनालिसिस के बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या है आपके पास वो समझते हैं। क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस? ठीक है बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस की स्पेलिंग डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन समझते हैं। आइए, पहले एप्लीकेशन कन्वर्ट क्या है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिटेल में समझेंगे। दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, उसकी करेक्टनेस मतलब कि आपके पास कोई इक्वेशन फिज़िक्स में बनी हुई, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें। ठीक है, कोई फार्मूला ले लें कि वो जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास सही है, जो एक्सप्रेशन है वो सही है कि गलत है, वो आप उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं इसकी थ्रू, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। तीसरा जो एप्लीकेशन आपके पास इसके आएगा, टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिखो। ठीक है, क्वांटिटीज़, तो आप उससे रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो, कोई एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो किसी फार्मूले के लिए। ठीक, फिज़िक्स में अगर आप ऐसे किसी भी इक्वेशन के लिए या जो रिलेशनशिप पहले से लिखी हुई है उसको भी चेक कर सकते हो, उसके एक्सप्रेशन खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नोट्स बन जाएंगे जब आप इनको नोट करोगे अपने पास। ठीक है, फिर एक बेहतरीन किस्म की आपके लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम उस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। तो आप अगर लेक्चर अगर पूरा देखते हैं एंड तक तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम किसकी तरफ? पहली उसके एप्लीकेशन की तरफ। वो क्या है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट।
तो वो क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूनिट भी लिख दो यार, इधर आकर ये यूनिट मिटा गया, ठीक है। तो आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये आपके पास हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो अब लिखें, नीचे कुछ बातें लिखते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं। वाइल ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझाऊंगा अभी। वाइल चेंजिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी remains same whatever will be the system of unit। देखो whatever will be the system of units। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हो, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो, आपके पास हमेशा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। इस बात को समझने के लिए मैं बताऊं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। वैसे हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, क्या है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। उन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में हम अगर एक SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, फिर MKS है, FPS है। इसमें आप अगर कोई ऐसी किसी एक यूनिट को, जैसे आपके पास न्यूटन को आप लेके जाना चाहते हैं किसी उसमें डाइन में लेके जाना चाहती हो, ठीक हो, तो अगर या उसको न्यूटन को उसमें लेके जाना चाहते हो, सॉरी क्या कहते हैं, न्यूटन को दूसरी तरह किसी और यूनिट में, जैसे आपके पाउंड में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके पास उस यूनिट को जब आप कन्वर्ट करोगे न्यूटन से डाइन में, तो आपके पास जो कन्वर्जन होगी, ठीक है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उसका। ये कहना ये चाह रहा है, जैसे आपके पास एनर्जी की यूनिट ले लें, क्या है, ये आपके पास 1 जॉल है, ठीक है, कि 1 जॉल में आपके पास कितना वो है दूसरे सिस्टम, 1 जॉल किस यूनिट, जॉल किस में है, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में SI यूनिट है, ठीक है। जॉल को आप CGS में एरग में लेके जाना चाहते हो, तो एरग में जब आप लेके जाएंगे तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है 1 जॉल, ये 1 जॉल का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे 10 की पावर क्या आएगा, 5 एरग आएगा। अब ये 10 की पावर 5 एरग है, तो आपके पास है ये 10 की पावर 5 जो है, या 10 की पावर 5 आपने जो बनाया, 10 की पावर 7 एरग होता है, सॉरी 10 की पावर 7 एरग होता है, वो फोर्स की है। वो जैसे आपके पास 1 न्यूटन जो इक्वल होता है कितने डाइन के, 10 की पावर 5 डाइन के, इसके इक्वल होता है। ये हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ तो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके हम ये बताते हैं कि इतने डाइन के इक्वल है या इतने एरग के इक्वल है। अब यहाँ पे 1 न्यूटन है, ये 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है, तो मतलब 1 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो 10 की पावर 5 मैग्नीट्यूड के सेम होगा, ठीक है। ये नंबर्स बदल सकते हैं, शुरू वाले नंबर्स बदल सकते हैं, मगर जो मैग्नीट्यूड है जो उनका, वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जब आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अब आप जब कन्वर्ट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं, मान ले हमारे पास लेट कर देते हैं 1 सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ, लेट हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास M1 है, फिर L1 है, T1 है, ये यूनिट है हमारे पास। देखिए यूनिट्स को हम MLT यानी कि बेस फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में क्या कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, जो भी हमारे पास यूनिट्स होती है, जैसे जो भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, उसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ना, ये डायमेंशंस में हम करते आ रहे थे, तो MLT की पावर में टी की फॉर्म में करते हैं। तो ये हमारे पास MLT किसी भी यूनिट को करते होते हैं, किसी भी यूनिट को, किसी भी ड्राइव यूनिट को आप बेस यूनिट में एक्सप्रेस करते हो, तो वो डायमेंशंस होती है। तो मान लें MLT1 जो है, M1 L1 T1 जी आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ, इसको फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट सिस्टम
फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है। दूसरी तरफ आपके पास M2 L2 T2 इस तरह और भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि केल्विन टेम्परेचर में भी हो सकती है, M1 M2 L2 K2। तो ये आपके पास सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होगी। क्या है? सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होगी, समझ रहे? तो अब आप यहाँ पे इनकी पावर्स हमें नहीं पता, A कर दो, B कर दो, C कर दो, डायमेंशंस हमें नहीं पता, ऊपर जो पावर होती है डायमेंशंस होती है वो हमें नहीं पता, A B खुद से लिख दिया। यहाँ पे भी हमें नहीं पता A B C, ठीक है। डायमेंशंस सेम होंगी। डायमेंशंस का आपके सेम होने का मतलब क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, इसलिए हम डायमेंशंस को सेम रखते हैं। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, ठीक है। तो हम कन्वर्ट भी इसी तरह ही करते होते हैं, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसको किस में कन्वर्ट करें। आप जॉल को एरेथ में कन्वर्ट करें, मतलब ये CGS सिस्टम है तो ये आपके पास, ये SI सिस्टम है तो ये आपके पास CGS सिस्टम है। तो आप मान लें इसके लिए क्या करोगे, N1 आपके पास, इसको, ये यूनिट है ना, ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है तो इसको आप U1 कह सकते हो, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको आप क्या कह सकते हो, U2 कह सकते हो। U2 में आपके पास ये आएंगे, U1 में ये आएंगे। अब N1 तो आपको, मुझे नहीं पता, अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक वो करें कन्वर्ट करें। U2 हमें N1 तो दिया रहेगा कि N1 क्या होगा कि एक फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में, मतलब एक 1 न्यूटन है, एक से 1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 न्यूटन के बराबर है, तो मतलब वहाँ पे 1 न्यूटन आपको दिया रहेगा। तो उस 1 न्यूटन को आप दूसरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यूनिट वाइज तो दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज और डायमेंशन वाइज तो आप लिख लोगे इस तरह, जिस तरह ये लिखा है, ठीक है, जिस तरह ये लिखा है। फिर 1 न्यूटन आपको बताया होगा, तो 1 न्यूटन 1 जो है आपके पास, ये क्या होगा, ये N1 होगा। तो आपके पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट आप SI को मानोगे, SI को दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जब SI को CGS में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1 न्यूटन दिया रहेगा, ठीक है, 1 न्यूटन आपके पास N1 होगा। जब आपको CGS को आप किस में कन्वर्ट करो, SI में कन्वर्ट करो, तो आपके पास जो 1 न्यूटन वो N1 होगा, जो आपके पास ये डाइन वगैरह होगा या दूसरी सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड दिया होगा वो आपके पास N1 होगा। N2 आपने फाइंड करना होगा, ठीक है। बाकी जो डायमेंशंस है वो आप कंपेयर करके निकालोगे। जैसे यहाँ एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, उस फार्मूले के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, उस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी बात सुने, इस फार्मूले के थ्रू आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो कि उस दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड वाइज वो किसके इक्वल है, ठीक है, कितने के बराबर है, आप ये लिख सकते हो। अब देखें, इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने, जैसे इसके लिए जो आपके पास n की वैल्यू होगी वो N1 होगी, यहाँ पे n की वैल्यू होगी N2 की होगी, इक्वल होगी। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को N1 U1 या NU की फॉर्म, U1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, NU की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होती है। तो ये n जो है ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई भी, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यानी मैग्नीट्यूड होगा। U जो है आपके पास यूनिट होगी, ठीक है। जैसे आप 5 kg है तो 5 kg कोई भी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है ना, 5 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया, और kg यूनिट आ गई। तो आपके पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं किसी भी उसमें फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। तो हमें पता है इस फर्स्ट सिस्टम में यूनिट जो होगी फिजिकल क्वांटिटी की वो हम N1 U1 लिख सकते हैं कि यहाँ पे 5 न्यूटन है तो आपके पास जो है 5 मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट में न्यूटन होगी, ठीक है। न्यूटन की डायमेंशंस तो हमें पता है, निकाल सकते हैं। फिर वो इक्वल होंगी दूसरे सिस्टम के भी, जो आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के इक्वल होंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायमेंशन वाइज जो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फिजिकल क्वांटिटी के जब आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो उस वक्त मैग्नीट्यूड वाइज क्या होती है, सेम होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, N2 U2 कर दिया, समझ आई। अब आपके पास N1 पता है, मान ले आपके पास N1 या N कोई एक पता है, कोई चीज़ नहीं पता, ठीक है। N1 भी आप फाइंड कर सकते हो या N2 कर लेते हैं। तो N1 क्या है, N1 ही है जो आपके पास दिया होगा, जो मैग्नीट्यूड वाइज तो आपके पास वैल्यू होगी। तो फिर U1 की जगह क्या लिखोगे, M1A L1A T1A T1C, ठीक है। यहाँ पे N2 अंदर क्या लिखेंगे, U2 की जगह पे आप क्या लिखोगे,
U2 किधर है, U2 ये M2A L2A L2B, ठीक है, यहाँ B लिख देना, यहाँ भी B होगा, सॉरी L2B, फिर इसके बाद T2C लिख दोगे, ठीक है। अब आपको N2 चाहिए तो N2 के लिए क्या करो, N2 को अलग करना पड़ेगा। उसको करने के लिए N1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2, ठीक है। ऊपर पावर में क्या लिखोगे, A। देखो सेम M1 M2 था, M1 के ऊपर भी A, ये M2 के ऊपर भी है, M1 के ऊपर भी है, A इधर ला के दोनों के साथ करके A कॉमन करके पावर में लिख दिया। फिर यहाँ पे भी पावर में लिख देना है, L1 डिवाइड बाई L2 ऊपर पावर में B, फिर यहाँ पे T1 डिवाइड बाई T2 पावर में C इक्वल टू N2। इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं, आइए इसी फार्मूले की मदद लेंगे जिस तरह ये था, ठीक है। जैसे देखें आपके पास कन्वर्ट 1 जॉल क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 1 जॉल इनटू एरग, ठीक है, एरग में कन्वर्ट करना है। जॉल जो आपके पास है, जॉल जो आपके पास है वो किस में है बच्चों, बात सुने मेरी, आप जॉल जो है वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट है SI में किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। फिर आप एरग की बात करते हो, ये आपके पास CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है और किस में है, ये आपके पास एनर्जी की यूनिट है, ये भी एनर्जी की CGS में है, ठीक है। अब 1 जॉल की बात कर रहे हैं, कितनी जॉल की, 1 जॉल। फर्स्ट सिस्टम आप मान ले किसी एक को, अब मैं मानता हूँ फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम आप मान ले, यहाँ पे सेकंड सिस्टम आप मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में आपके पास क्या क्या है, 1 जॉल है। तो आप सबसे पहले कन्वर्ट करने से पहले डायमेंशन लिखोगे जॉल की, यानी कि एनर्जी की डायमेंशन। जॉल यानी एनर्जी की डायमेंशन निकालने के आपको पता होनी चाहिए, एनर्जी की डायमेंशन मैंने पहले भी आपको निकलवाना सिखाया, निकालने कैसे निकालते कैसे मैंने आपको बताया था। तो एनर्जी की डायमेंशन आप निकाल सकते हो किससे, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से भी निकाल सकते हो, 12mv²। देखिए यहाँ से मैस की क्या है, m, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, LT-1 होती है, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ml का स्क्वायर t का -2। तो ये आपके पास एक तरह से किसकी डायमेंशन होती है, एनर्जी की। ये SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ये यूनिट है, ये आपके पास एनर्जी की यूनिट है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा। अब देखें फर्स्ट सिस्टम में आपके पास ये यूनिट है, ये यूनिट की डायमेंशन निकाली है आपने। न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको पता है n कितना है, n1 तो 1 ही है। तो हम यूनिट वाइज देखेंगे, जो आपके पास m1 है बच्चों, देखें m1 वो कितना है, m1 अच्छा जी, इसमें देखें SI में मैस को किस में लेते हैं, kg में लेते हैं, ये भी लिखोगे। लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। ये CGS में आ जाएं, CGS में आ जाएं। CGS में मैस को किस में लेते हैं, मैस को तो ग्राम में लेते हैं, लेंथ को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर, मैस को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, फिर टाइम को सेकंड में लेते हैं, ये डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे हमें पता है m1 जो है 1 kg है, मान ली 1 के मान नहीं लेना है भी यही है, यूनिट वाइज देखें 1 है, क्योंकि डायमेंशन जो है आपके पास, डायमेंशन में आपके पास सिर्फ यूनिट होती है, तो ये 1 kg, ठीक है। तो 1 जॉल की बात हो रही है, तो 1 जॉल में 1 kg, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, इस तरह लेंगे। तो 1 kg है m1। तो फिर अब इसके बाद L है, L कितना है, L1 ज़रा बता दें वहाँ से, क्या L1 आपके पास है मीटर, क्या है, मीटर, 1 मीटर लिख दोगे, ठीक है। फिर T1 आपके पास क्या है, सेकंड है, 1 सेकंड है, तो S आपके पास 1 सेकंड लिख दोगे, ठीक है। ये सारी कहानी आपके पास क्या है, एक तरह से U1 है। तो U1 किसके इक्वल हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हो, U1 इक्वल हो गया M1 की पावर क्या है 1, L का पावर, L1 का पावर क्या है, L1 के पावर 2, T1 का पावर -2 है, ठीक है, लिख दोगे। यानी कि M1 की जगह 1 kg वो तो बाद में लिखेंगे, फार्मूला जो हमने बनाया था। और यहाँ पे N1 क्या है, N1 आपके पास 1 न्यूटन है, ठीक है, N1 1 न्यूटन है,
या इसको 1 लिख दो, N1 सिर्फ न्यूटन तो हमने न्यूटन की जगह पे MLT ये लिख दिया, ये न्यूटन की जगह पे आ गई। N1 क्या है, 1 है। अब दूसरे सिस्टम आप उसमें आ गई, दूसरे सिस्टम में आए, वो क्या है आपके पास M1 वहाँ यहाँ पे क्या होगा 1 ग्राम, और L1 क्या होगा, L1 आप निकाल 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और टाइम T1 M1 नहीं M2 होगा, सॉरी यहाँ पे M2 L2 और T2, तो ये T2 कितना होगा 1 सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे भी यूनिट है, तो इसको ओवरऑल क्या लिखोगे, ओवरऑल आप M1 M2 L2 इसकी जगह पे ये U2 लिख सकते हैं। U2 कितना होगा, U2 ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में है। U2 क्या होगा आपके पास M2 के ऊपर, अब देखो डायमेंशन वाली वाइज सेम होती है तभी हम ले लिखते हैं ऊपर, पावर में इसके भी 1 लिखेंगे, ठीक है, डायमेंशन वाइज सेम होती है। तो फिर आपके पास यार T2 है, T2 जी की L है, सॉरी पहले L कर दो, क्या होगा L2 कितना होगा, L2 आपके पास L2 लिख दोगे, L2 के ऊपर 2 क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, फिर T2 के ऊपर भी -2 लिखोगे, ठीक है। अब आपके पास N2 नहीं पता, क्या नहीं पता, N2 तो आपने फाइंड करना है कितने एरग होगा, ये तो जॉल में, तो ये N2 कितने एरग होगा ये हमने फाइंड करना है। तो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमें जो दिया हुआ था, ये जो हमने यहाँ पे रेस किया है उस फार्मूले की मदद से, या हम खुद से भी कर सकते हैं, खुद से करना ज़्यादा बेहतर है। वो कैसे करेंगे, आइए, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इस तरह करना है। अगर कोई भी आपको कन्वर्ट करना है, कोई भी यूनिट्स को एक दूसरे में, यही तरीके अपनाओगे, N1 U1 N2 U2, आप इसको या इस तरह, क्योंकि N2 फाइंड करना मैं इस तरफ लाना चाह रहा हूँ, N2 U2 इक्वल टू N1 U1 कर दोगे, ठीक है। अब N2 आपको फाइंड करना है जबकि U2 आपके पास दिया हुआ है, तो देखें N2 U2 की जगह क्या लिख दोगे, सारा वही लिख देना, क्या है U2 की जगह पे आपके पास M2 का पावर 1, L2 का पावर 2, T2 का पावर -2, ठीक है। दूसरी तरफ आइए, N1 अंदर क्या लिखेंगे, ये वाले लिख देना, M1 L1 का पावर 2 1 और T1 का पावर -2 लिख दिया, ठीक है। अब आपको N2 चाहिए तो इसको डिवाइड कर दें दूसरी तरफ, उधर कर लेते हैं ताकि नज़र आए, यहाँ से ऊपर अलग है, इधर कर देते हैं, ठीक है। N2 चाहिए तो N2 इधर रह जाएगा, उधर क्या हो जाएगा N1, उसी तरह मैं डायमेंशन वाइज लिख देता हूँ ताकि टाइम बचे, क्या लिख दोगे M1 1, ठीक है, M1 पावर को ऊपर लिख देना क्योंकि पावर सेम है ना, इसकी भी इसकी पावर डायमेंशन, डिवाइड बाय M2 और ऊपर क्या लिखेंगे 1, देखें 1 इसके ऊपर भी था, इसके ऊपर भी था, होल में लिख दिया। फिर आगे आ जाए, फिर आपके पास L2 ना, पहले ऊपर L1 डिवाइड बाई L2, ऊपर क्या करोगे ऊपर 2, देखें ये आएगा नीचे जाएगा ना, इसलिए L2 नीचे आया है यहाँ पे। अब T2 डिवाइड बाई T2 नहीं T1 डिवाइड बाई T2 नीचे आएगा, -2 हो गया। N2 इक्वल टू N1 कितना है 1 है, देखें N1 कितना है 1 है, तो या आप यहाँ पे 1 लिख दोगे, जबकि आप यहाँ पे आ जाए M1 कितना है 1 kg, तो 1 kg लिख दो 1 kg, और M2 कितना है M2 1 ग्राम है तो 1 ग्राम लिख दिया, ठीक है। चले ऊपर पावर में 1, L1 कितना है 1 मीटर, L1 कितना है 1 मीटर, देखें L1 1 मीटर था, और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर, ऊपर पावर में 2। फिर आगे T1 कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है -2, ये कैंसिल हो गया। अब बाकियों के देखते हैं, N2 इक्वल टू ये 1 अंदर में कोई चीज़ नहीं आएगी, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, किलो किसकी इक्वल है 10 की पावर 3, ऊपर पावर में 1, इधर आ जाए 1 मीटर, मीटर से कैंसिल, सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2, ठीक है, सेंटी की जगह पे ऊपर 2 है पावर में, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 1 की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, -2 है तो नीचे आ जाएगा, तो 1 का पावर स्क्वायर हो जाएगी प्लस, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये फिर देखें, फिर मैं यहाँ जाता हूँ, N2 इक्वल टू N2 सही तरह लिखें हैं,
N2 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 10 की पावर 3, फिर यहाँ पे ये -2 है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, +2 का ऊपर स्क्वायर, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ओवरऑल पावर की पावर है तो 4 हो जाएगा, 3 और 10 की पावर 4। यहाँ पे एरग लिखना है क्योंकि हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हैं एनर्जी की। तो N2 कितना आएगा, एरग यूनिट है ना, 10 की पावर 7 एरग के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपके पास है जो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट थी पहले जो 1 जॉल थी, 1 जॉल इक्वल आ गई है 10 की पावर 7 एरग के। तो ये आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। आप इसी तरह इसी मेथड को N1 इक्वल टू U1, N2 इक्वल टू U2 करके आप 1 न्यूटन को किसको 1 न्यूटन को आप कन्वर्ट कर सकते हो डाइन में, ठीक है। N1 इक्वल टू U1 इक्वल टू N2 इक्वल टू U2 करके इसी तरह कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे आप 1 न्यूटन किसके इक्वल है वो आप लिख दोगे mL T की पावर -2, ये वाला फार्मूला आपने लगाने, तो डायमेंशन वाइज दोनों देखो। फिर N1 आपके पास 1 न्यूटन होगा, N2 आपके दूसरे उसमें फाइंड करोगे जिस तरह ये फाइंड किया है तो आपके पास आ जाएगा। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन की तरफ। वो क्या है हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इन इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक, दूसरी एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है आपने, कोई भी आपके पास फिजिक्स में आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस की मदद से आप इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं हम। जैसे आपके पास देखें इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले सारा लेते हैं, वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। टू लिखो, टू चेक द करेक्टनेस, लिख सकते हैं आप, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ऑफ एन इक्वेशन, वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है इसको भी समझेंगे। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो आप वहाँ यही लिखते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपके पास क्या होता है कि जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेडिंग दे, अगर क्वेश्चन आया तो लिख देना, ठीक है। क्या है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लिखो जी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ठीक है, वो PAL होता है, प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ ऑल, देखो इसमें यही करना है, इफ द सम ऑफ ऑल डायमेंशंस टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल डायमेंशंस टर्म अकर इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इफ द लिखो, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म, लिखो सम नहीं, इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स जानते हैं, डोनल्ड ट्रम्प नहीं, टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म अकरिंग, sum of all terms occurring in both sides of equation is same, then the physical quantity is dimensionally correct। क्या लिखोगे, then the physical quantity will be, then the
physical quantity will be dimensionally correct, dimensionally correct, डायमेंशनली करेक्ट होगी जब आपके पास हर टर्म की डायमेंशन जो है वो आपके पास हर टर्म की डायमेंशन है वो दूसरी साइड के इक्वल हो जाए, दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए। कैसे, इसको हम समझते हैं। ठीक है, हर टर्म की डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म अकरिंग, एक साइड की बोथ साइड की जो डायमेंशन है, एक साइड की डायमेंशन जो है वो दूसरी साइड के जो आपके पास हर टर्म की डायमेंशन के साथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस बात को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसकी क्या है, देखें, जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ, सेकंड ले लें, कोई भी ले लें, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी है। अब यहाँ पे दो टर्म है, इस साइड पे यहाँ एक टर्म है, इस एक टर्म की जो डायमेंशन होगी वो इन दोनों टर्म्स के, ये टर्म्स क्या होती है, दो साइनों के बीच में अपने, ये दो साइन के बीच में एक टर्म, ये एक साइन, ये आपके पास ये एक टर्म है, ये एक टर्म, साइन के बीच में, साइन के एक तरफ एक टर्म, एक दूसरी तरफ दूसरी टर्म है। तो आप क्या करोगे, इस टर्म की जो डायमेंशन है वो इस टर्म के बराबर होनी चाहिए, फिर इस टर्म की डायमेंशन भी इस टर्म के बराबर होनी चाहिए। ईच टर्म की डायमेंशन जो है दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए, दूसरी साइड के डायमेंशंस के इक्वल होने, दूसरी साइड के डायमेंशंस के इक्वल होनी चाहिए। देखें, वी एफ की डायमेंशन क्या है, वी एफ की डायमेंशन आपके पास एल टी माइनस वन है, इस साइड की वेलोसिटी की डायमेंशन। अब वी आई है उधर, उसकी भी डायमेंशन क्या है आपके पास एल टी माइनस वन, मतलब कि इस साइड की डायमेंशन इस एक टर्म के बराबर है, मतलब सही हो रहा है, हर टर्म के बराबर होनी चाहिए, ईच टर्म, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज सेम, टर्म्स अकरिंग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म अकरिंग इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज सेम, हर टर्म की डायमेंशन जो है आपके पास, तमाम जो आपके पास जो क्या कहते हैं अकरिंग जो टर्म्स हैं मौजूद हैं, ठीक है, जो पाई जाती हैं, उनकी जो डायमेंशन होगी वो दोनों साइडों के इक्वल होंगी, तो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, मतलब आपके पास इक्वेशन भी क्या होगी, करेक्ट होगी। अब ये टर्म थी, इस टर्म की डायमेंशन इसके साथ सेम आ गई आपके पास, जैसे एल टी माइनस वन टी। अब इसी टर्म की डायमेंशन इसके साथ भी सेम आनी चाहिए, जैसे कैसे, वी एफ की डायमेंशन तो आपके पता है क्या है, एल टी माइनस वन। अब ए टी की डायमेंशन निकालें, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू होता है, और साथ में दूसरे जो टाइम की डायमेंशन खाली टी होता है, तो ये टी एक कटेगा, देखो एक एल तो बचेगा, टी एक में से माइनस हो गया, टी माइनस वन हो गया, माइनस टू में से प्लस वन करो तो माइनस टू, तो मतलब आपके पास वी एफ जो थी इसकी डायमेंशंस इसके साथ भी सेम है और डायमेंशंस ए टी के साथ भी सेम है, वी आई के साथ भी सेम है, ए टी के साथ, मतलब हर टर्म के सेम आ रहे, तो आपके पास ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना लाजमी होता है किसी भी आपके पास इक्वेशन के लिए। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन को देखें, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस नहीं, वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास। अब यहाँ पे भी आपके पास डायमेंशनली क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। एस है डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ है, तो आपके पास एल आएगा। अब हर एक की एल आनी चाहिए, इस टर्म की भी एल, इस टर्म की भी एल। देखते हैं एस क्या है आपके पास, अब वी आई टी की निकालते हैं, चलें, क्या किसकी, वी आई टी की, तो वी की वेलोसिटी की क्या है एल टी माइनस वन, और ये टी क्या होगा खाली वन, तो ये कटेगा, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो मतलब एस साइड की एल थी तो इस टर्म की भी एल आ गई। अब दूसरी तरफ देखें, हाफ ये तो कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस होता है, ए टी स्क्वेयर का निकाल दें, एक्सेलरेशन की क्या है एल टी माइनस टू, और टी स्क्वेयर है तो ये टी का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयर स्क्वेयर से कटेगा, आपके पास एल आएगा। इसका मतलब है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ये इक्वेशन में हर टर्म के साथ सेम आ रही है। तो इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन कितनी हद तक करेक्ट है, किसकी मदद से, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, यानी कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप अगर आए तो ये लिख देना, नीचे एग्जांपल लिख देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं तीसरी आपके पास, या मार्कर गिरा है, मार्कर मेरे डर गया था भाई, क्या पता नहीं। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। अब हमने पहले देखा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर हमने देखा टू चेक द क्या कहते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब हम जाएंगे टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या है टू ड्राइव, तीसरी है टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन different physical quantities, different physical quantities की जो आपके पास रिलेशन है वो आप ड्राइव कर सकते हो। लिखो नीचे, by using principle of homogeneity का बहुत रोल है, homogeneity we can drive expression, कोई भी एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। तो आइए कैसे हम ड्राइव करते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसको भी एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छी तरह हम देखते हैं किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, लेट ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग, जो सेंट्रीपिटल फोर्स F लिखो, फोर्स F लिखेंगे ताकि सही समझ आएगा। फोर्स F acting on a particle mass m है पार्टिकल का, ठीक है, एंड वेलोसिटी mass m एंड वेलोसिटी v है, मूविंग mass m एंड वेलोसिटी v एंड मूविंग velocity v moving on a circular path having radius r है। तो ये एक फोर्स है जिसके लिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है आपके पास। तो हमें नहीं पता सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, तो हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। अब इसमें क्या है, एफ है, ये एक एफ किसका है, किसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, किसके ऊपर, एक मेस पार्टिकल एम है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी वी है और वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन कर रहा है। तो आपके पास जो फोर्स है जो एक्ट कर रही है पार्टिकल के ऊपर, वो तीन चीज़ों पे लग रही है, तीन चीज़ों पे। वो क्या है, एफ जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल है किसके, मेस के और एम वी के और आर के। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि, अब हमें तो ये पता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, तो आपको भी पता होगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर है। ठीक है, अब ये फार्मूला हमें नहीं पता, 2 मिनट उसके लिए, थोड़े टाइम के लिए। अब ए मैं लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी एक्सपोनेंट में, पावर में मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ए बी और सी जो है ये हमें नहीं पता, ए बी सी कोई कांस्टेंट है, ये ए बी सी जो है वह आपके पास कोई भी क्या हो सकते हैं, कोई भी आपके पास है इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 कुछ भी। अब यहाँ पे अगर मान ले m के ऊपर पावर जो है वो आपके पास 2 आ जाती है, क्या आती है, 2 आती है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेट कर रही है, डायरेक्ट स्क्वायर के साथ, इसके मतलब डिपेंड कर रही है मेस के स्क्वायर के साथ। अगर m के ऊपर मान ले -2 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, -2 का मतलब, अब अगर इसको माइनस को नीचे ले जाओगे m का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो आपके पास इसमें
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एम के स्क्वायर के। अब एम के स्क्वायर के है या नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम वो निकालेंगे। ए बी सी कोई क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैं। तो अब हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये हटेगा तो क्या आएगा, इक्वलिटी का साइन आएगा। इक्वलिटी का साइन आके कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एम वी आर आ जाएगा, ठीक है, एम वी आर। और एम के ऊपर ए है, बी है, सी है। अब के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। और यही आपके पास है डायमेंशन एनालिसिस की सबसे बड़ी क्या है आपके पास इनकी लिमिटेशन है कि ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो हम इसको इग्नोर करते हैं यहाँ पे हमें, क्योंकि ये इसका ही फॉल्ट है डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन है, तो हम उसको नहीं देखते। बाकी अगर कंडीशंस को देखें तो इस साइड की जो डायमेंशन है वो इस साइड के इक्वल आनी चाहिए। अगर हम सही हैं तो मतलब हमारी जो एक्सप्रेशन जो सही बनने वाली है, तो अगर तो क्या होना चाहिए, इस साइड की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम वही करेंगे, इस साइड की डायमेंशन को दूसरी साइड की डायमेंशन के इक्वल लेंगे। अब फोर्स है, इस साइड में क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है क्या है, एम एल टी माइनस टू। डायमेंशंस आने चाहिए, डायमेंशंस लाजमी है। तो मैं यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, यहाँ पर क्या लिखूँगा, वन वन, पावर में वन है तो यहाँ पे लिखो क्या, एम के वन, एल की पावर वन, टी के पावर माइनस टू, बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ के को इग्नोर करें, पता नहीं वैल्यू इसकी डिफेक्ट्स हैं। एम का क्या होगा, यहाँ पे एम है, मैस है, तो मैस का पावर क्या होगा, ए। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन करोगे, ऊपर क्या लिखोगे, बी। और आर रेडियस है, रेडियस की लेंथ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा, ठीक है। रेडियस को एल लिख सकते हैं ना, लेंथ है, तो वेलोसिटी का भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करोगे, एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे एम की पावर ए, इसको आप लिख लोगे एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, हाँ, फिर एल की पावर यहाँ पे सी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब आप नेक्स्ट में क्या करोगे, आगे इसको फर्दर सॉल्व करो, एम वन एल वन टी माइनस टू कर दिया। अब आ जाए, एम सिर्फ एक ही है, एक दफ़ा लिख दिए, ठीक है भैया। अब एल दो दफ़ा है तो क्या करोगे, बी प्लस सी करोगे, एल के ऊपर क्या लिखोगे, बी प्लस सी कर दिया। फिर टी जो है उसको भी लिख दोगे, ये इनको ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है, इधर लिख दो साइड पे, बी प्लस सी। तो फिर एल है, एल के बी प्लस सी, फिर टी का क्या है, माइनस बी है, टी का माइनस बी है। अब कंपेयर करोगे, दो दफ़े एल लिख दिया है, कंपेयर करोगे, एम का एम के साथ, एम का इसके साथ कंपेयर किया, एल का इनके साथ कंपेयर किया, टी का इसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो कंपेयर के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इसके लिए, ठीक है, इसको काट के, चलो इधर जगह बन जाएगी। कंपेयर करेंगे, अब देखें ए, यहाँ कंपेयर करोगे, ए किसकी इक्वल आ जाएगा, वन के। इसको आप इक्वेशन वन कहते हैं, इधर हम पुट करने वाले हैं, अच्छा बाद में। ए क्या आ गया, वन। अब बी चेक करें, ये क्योंकि यहाँ दो है ना, बी फाइंड करेंगे तो फिर एल फाइंड हो जाएगा, बी फाइंड करेंगे फिर एल फाइंड हो, क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करोगे, माइनस बी किसकी इक्वल है, माइनस टू की इक्वल है, नहीं है, माइनस बी इक्वल है, माइनस बी आपके पास क्या है, टाइम के ऊपर क्या था, माइनस बी था ना, टाइम कह रहा हूँ यार, टी था, टी तो है ही नहीं यार, यहाँ पे एम है, एल टी, हाँ ठीक है, एल टी है और क्या है, माइनस बी है। तो टी के पावर बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, टी किसकी, माइनस बी किसकी इक्वल है, इधर माइनस टू के, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी क्या आएगा, प्लस टू आ गया। अब बी प्लस सी इक्वल ले लें वन के, देखें बी प्लस सी आपने इक्वल लेना है वन के, एल के साथ कंपेयर किए, तो यहाँ पे करो, बी प्लस सी इक्वल टू वन है, बी की वैल्यू क्या है, टू, टू प्लस सी इक्वल टू वन, ये प्लस टू है तो उधर जाके वन माइनस टू हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस वन। सी आपके पास माइनस वन है, बी आपके पास टू है और ए क्या है, वन है। इक्वेशन वन में पुट करो इसमें, तो यहाँ पे के को इग्नोर करो, ये बता ही नहीं सकता, ठीक है, इसकी इतनी ताकत ही नहीं है। एम क्या है, एम, ए की जगह क्या पुट करोगे, वन। फिर वी की जगह क्या पुट करोगे, वी के ऊपर बी है, बी की जगह टू, फिर बी की जगह टू, बी टू आया था, आर का क्या है, माइनस सी, सी क्या था, माइनस
सी आपके पास -1 आया था ना, इसलिए अब क्या करोगे, एफ इजिकल्स टू m1 को न लिखो, परवाह नहीं है, 2 स्क्वायर। अब r-1 है तो इसको नीचे ले जाओगे, तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस। पर इसके एक फॉल्ट क्या है आपके पास, इसने हमें क्या नहीं बताया, हमें मायूस कर दिया इसने कि आपको इसने कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताई। ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। ये हमारे पास से अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करे 3 और मोर देन 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे, तब ये नहीं बताएगा, वहाँ पे फेल होता है। ठीक है, फिर ये आपके पास ये इसके लिमिटेशंस हैं, और भी लिमिटेशंस हैं। फिर ये आपके पास अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी अगर मोर देन, अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए सम डिफरेंस, सम आर डिफरेंस, ठीक है, सम आर डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 फिज़िकल क्वांटिटी, मोर देन 2 फिज़िकल क्वांटिटी का डिफरेंस हो तब भी फेल है। फिर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए, लोगारिथमिक फॉर्म में आए, उसमें भी ये फेल होता है। तो हम वो लिमिटेशन लिखवाएंगे आपको। तो अब हम ये सारा रेस करते हैं, नोट करना है नोट कर ले एक दफ़ा, ठीक है, तो रेस करते हैं उसको। चले आइए नेक्स्ट। क्या है अब, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, हेडिंग दे सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस, ठीक है। इसकी खराबियाँ क्या, इट डज नॉट गिव्स अस, या डज नॉट, इट डू नॉट लिखो, इट डज नॉट गिव वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, पहली लिमिटेशन, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी, जैसे हमने उधर देखा। फिर इट फेल्स, ये फेल हो जाता है कब, when a physical quantity, when a physical quantity depends on, क्या है, depends on more than 3, depends on more than 3 physical quantity, more than 3 physical quantity, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखेंगे, 2-3 सा, जैसे 2 या 2 से 3 से ज़्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करेगी, तो ये हमें फिर वहाँ पे ये फेल हो जाता है, नहीं दे सकता कुछ वैल्यू। तीसरी ये आपके पास है, इसके बाद इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी is equal to sum or difference of more than 2 or more than 2 physical quantity, sum or difference of 2 or more than 2 physical quantity, more than 2 physical quantity। चौथी बात, चौथा पॉइंट क्या है आपके पास, इट फेल लिखो, या इट डज नॉट गिव्स अस, ठीक है, या फेल लिख देते हैं, चलो, इट फेल्स व्हेन, क्या है, व्हेन देयर इज एन लोगारिथमिक फॉर्म, या लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, when there is a लिखो ना यार, n नहीं होता, when there is a trigonometric function in any physical quantity, in any physical
क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप ये या वहाँ पे भी क्या होता है, फेल होता है। फिर पांचवी बात, इट फेल्स व्हेन देयर इज THERE होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, THERE व्हेन देयर इज अ लोगारिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, लोगारिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। इंक खत्म होगी मेरी, नज़र नहीं आता होगा आपको। लोगारिथमिक फंक्शन आए, लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, लॉग आ जाए, कहीं पे लॉग वगैरह आ गए, ये वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाए आपके पास, किसी की पावर में आ जाए, ठीक है, कोई क्वांटिटी है पावर में आ जाए इस तरह, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है आपके पास। तो इसमें आ जाए तो तब भी ये ला क्या है, ये डायमेंशनल एनालिसिस फेल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये आपका एक डिटेल लेक्चर था और ये तकरीबन आपका इस जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है इसका आखिरी लेक्चर है। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।